सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हम लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 3 की वन शॉट। और इसमें पूरा सिलेबस तो आपको मिलेगा ही, और उसके साथ साथ आपको पिछले 3 साल के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 3 साल मतलब मैं 3 साल के पेपर बता रहा हूँ, क्योंकि ना जो आपके 3 पेपर है, मतलब कि एक तो आपका पिछले सेमेस्टर का पेपर हो गया जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर था, और उससे पहले साल में जो 2 सेमेस्टर में पेपर थे वो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको बेसिकली क्या होगा, 3 पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक ही ट्यूब में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं कि हम क्या क्या पहले टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखो, आप सबसे पहले ओपीएम का इंट्रोडक्शन देखोगे, ब्लॉक डायग्राम देखोगे, जो कि हमारा 2022-23 में आया था 7 नंबर में। और मैंने यहाँ पर ना टॉपिक्स लिख दिए, आप देख सकते हो। आईसी देखेंगे 741, डिफरेंशियल कॉमन मोड ऑपरेशन देखेंगे, सीएमआरआर देखेंगे, स्लो रेट देखेंगे, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स देखेंगे, फीडबैक क्या होता है, और प्रैक्टिकल ओपैम्प सर्किट। तीन होते हैं, तीनों में से यूनिटी गेन कब से सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग आपके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम एडर की, इंटीग्रेटर की, डिफरेंशिएटर की, सब्ट्रैक्टर की, इन सब की क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और अभी आपका जो नया सिलेबस था उसके अंदर कंपेरेटर ऐड हुआ है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि कंपेरेटर बहुत जगह नहीं पढ़ाया हुआ है, तो कंपेरेटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पिछली मतलब कंपेरेटर अभी तक आया नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आ सकता है कंपेरेटर। ठीक है, इस बार। तो चलो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को हम स्टार्ट क्वेश्चन से करेंगे, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारे सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और यूनिट का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। सो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते क्या हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप ओपैम्प भी कह सकते हैं, और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उसके अंदर ये काफ़ी मतलब यूजफुल है, और यही है जिससे मिलकर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है। ठीक है, वाइडली यूज इन सिग्नल प्रोसेसिंग ये इसके एप्लीकेशन हो गए, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। और ये ना मतलब आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में भी यूज होती है, ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपर, अगर 2 नंबर में आ जाती है पूछने के लिए, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट आ जाता है ओपैम्प को डिफाइन करने के लिए, तो आप क्या लिख कर आओगे? तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ओपैम्प इज अ हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर विद अ डिफरेंशियल इनपुट एंड अ सिंगल एंडेड आउटपुट। अब इसका मतलब मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ, कि जब भी आपने एम्पलीफायर का नाम सुना है, एम्पलीफायर मतलब आपने म्यूजिक सिस्टम वगैरह सुने होंगे ना, तो एम्पलीफायर क्या करता है कि आपकी वॉइस को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, आपकी वॉइस को इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि आपने माइक में थोड़ी सी कोई मतलब सिग्नल दिया, वो जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई हो जाए, उसे थोड़ा सा सिग्नल को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज इनपुट है, ये ना क्या करता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वोल्टेज गई इनपुट में, ये हमारा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसे वी आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, और वी आउटपुट किसके इक्वल होगा, ए और वी इनपुट के, यानी कि जो इसका ए एड ऑन हुआ है ना, इसे कहते हैं गेन। ठीक है, ये गेन काफी मतलब यूजफुल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गेन क्या होता है, ये इंक्रीज, जितना उसने इंक्रीज किया है ऑपरेशन एम्पलीफायर ने। ठीक है, अब इसका सिंबल देखें, तो सिंबल ऑफ एन ओप एम्प टिपिकली हैज टू आउटपुट टर्मिनल, है ना, इनपुट टर्मिनल। बेसिकली इसके अंदर ना 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, और एक आउटपुट होता है। ठीक है, सो इसमें एक होता है इन्वर्टिंग एंड एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। सो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है ऊपर वाला, ये जो माइनस का होगा वो हमेशा इन्वर्टिंग इनपुट होगा, और जो प्लस का होगा वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग होगा। ठीक है, इतना याद रखना, अभी आगे बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा सब कुछ, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। और है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैंने इस यूनिट के अंदर ना सारे न्यूमेरिकल करा दिए जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मतलब ये अगर आपने वीडियो देख ली ना, आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, और आप हर एक क्वेश्चन करके आओगे। मैं भी अपने पेपर में इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आया था, और अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी, तो आप भी एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छोड़ कर आओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी आउटपुट क्या आएगा, ए एंड वी वन माइनस वी टू। अब देखो यहाँ पर V1 - V2 क्यों है, ये एक हमारा डिफरेंशियल है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, देखो डेफिनेशन में, an operational amplifier with a high gain electronic voltage amplify with a differential input। differential input का क्या है, मतलब जो भी इनपुट होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको ये एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इन्वर्टिंग आगे रहेगा, और किस माइनस कर रहे होंगे, नॉन इन्वर्टिंग से, हमेशा याद रखना। ठीक है, जो भी आपका इन्वर्टिंग होगा वो आगे रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग यहाँ पर रहेगा, और जो आगे आएगा वो आएगा गेन। ठीक है, आगे समझ में, बस इतना याद रखो। ठीक है, सिंबल होता है इसका, बना के ही आना। ठीक है, कभी भी अगर पूछता है तो, इट कैन
इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इन सबको बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म करता है ये, ठीक है। अब देखो एकेटीयू के 2022-23 में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसका मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन क्या आया था, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम एंड लिस्ट ऑल द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर ब्लॉक डायग्राम के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ओपैम का ऐसा होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 ब्लॉक बना देने, ठीक है। सबसे पहला आपका इनपुट स्टेज और लास्ट में आपका आउटपुट स्टेज, ठीक है। तो इनपुट स्टेज में जैसा कि आपने ओपैम के सिंबल में देखा कि आपके 2 इनपुट होंगे, तो यहाँ पर भी 2 इनपुट होंगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड इन्वर्टिंग इनपुट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर इन्वर्टिंग कर लो, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग कर लो, ठीक है। फिर एक आता है इंटरमीडिएट स्टेज, एक आता है लेवल शिफ्टिंग, ठीक है। आउटपुट और इनपुट तो आपको याद हो जाएंगे। अब ये कैसे याद करने हैं, इंटरमीडिएट स्टेज क्या करता है, ये बेसिकली देखो इनपुट जैसा का जैसा आया वो यहाँ चलेगा, सिंगल में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गेन, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका जो डिफरेंशियल सिग्नल है ना, वो गेन होगा, हायर वोल्टेज पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज पर। यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब लेवल शिफ्टिंग में क्या होगा कि जो भी अगर इसके अंदर देखो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है, तो इसमें अगर कोई भी डिजिटल डीसी वो होगा, मतलब कि डिजिटल करंट होगा, है ना, उसका कोई लेवल होगा, तो उसे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, उसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इनपुट इट प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इन दोनों के डिफरेंस को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और ये क्या करेगा, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेज जिसे हम गेन स्टेज भी कहते हैं, एम्पलीफाई करेगा डिफरेंशियल। देखो यहाँ से जो हमारा डिफरेंस आया उसे क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा टू द हायर वोल्टेज लेवल। लेवल शिफ्टिंग क्या होती है, एडजस्ट द डीसी लेवल ऑफ अ सिग्नल। अगर डीसी में कुछ भी सिग्नल के अंदर कोई भी अगर डीसी है तो उसे क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, सॉरी एडजस्ट करेगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हो आप शिफ्ट करेगा। इतना आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो आउटपुट स्टेज क्या करता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा जो भी फाइनल एम्पलीफाइड सिग्नल एट लो आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। इसमें देखो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और लोअर आउटपुट इम्पीडेंस होता है, ठीक है। ये याद रखना। अब देखो ये ब्लॉक डायग्राम में ना इतना ही था, है ना। अब इसके अंदर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी थी ओपैम की, तो मैं वो भी आगे बताऊंगा। अगर मैं अभी बता दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जब CMRR पढ़ लोगे या स्लू रेट देख लोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो 741 आईसी ऑफ ओपैम, ठीक है। अब ये जो आईसी है आपसे अभी मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ जब से तो नहीं पूछी गई है, लेकिन पहले पूछी जाती थी, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो इसकी जो आईसी होती है वो हमारे यहाँ पर 8 पिन होती है, उसके अंदर आपको ऐसे लिखनी है, ऐसे आईसी बना देनी है, बॉक्स बना देना, यहाँ पर एक ऐसे बना देना, ठीक है, सेमी सर्कल का। यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पर आएगा 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है ऑफसेट नल और ये होता है ऑफसेट नल, या तो आप ग्राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1 पर और 5 पर होता है ऑफसेट नल, और 8 जो होता है नॉन कनेक्टेड रहता है, ठीक है, याद रखना। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा इन्वर्टिंग जो भी इनपुट होगा यहाँ 2 पर आएगा, जो भी नॉन इन्वर्टिंग होगा वो 3 पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा माइनस वीसीसी, है ना। ये पावर सप्लाई के लिए होते हैं माइनस वीसीसी और प्लस वीसीसी। तो बेसिकली हमारा जो फाइनल सिंबल बनता है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बेसिक सिंबल बताया था, ये हमारा फाइनल सिंबल है, जिसमें आपका वीसीसी भी ऐड हो जाता है, ठीक है। ये होती है पावर सप्लाई ओपैम्प की। तो देखो यहाँ पर ना पहले पे आ गया ऑफसेट नल, दूसरे पे आ गया इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरे पे आ गया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और चौथे पे आ गया माइनस वीसीसी पावर सप्लाई, यहाँ पर आ गया ऑफसेट नल, यहाँ पर आ गया जो भी आपका आउटपुट रहने वाला है, ठीक है, और फिर प्लस वीसीसी। बहुत छोटी सी आईसी है, मतलब याद कर लेना यार, देखो इंपॉर्टेंट है। अगर देखो कभी भी आप ओपैम बता रहे हो, आपको अगर 7 नंबर में ओपैम पूछ लेता है, तो आप आईसी भी एक्सप्लेन करके आओ, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब फिर आता है डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल और कॉमन मोड ऑपरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन देखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कॉमन मोड ऑपरेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली इन दिस द ओपैम एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो बेसिकली क्या करेगा, वही सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, जो भी आपका डिफरेंस होता है इनपुट के अंदर उसे क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, बस। बेसिक सी डेफिनेशन, यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वी आउटपुट, है ना, वो आएगा एडी इंटू वी इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एंड माइनस नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी यार इन्वर्टिंग, यहाँ पे ये आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा ये माइनस, ठीक है। इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग, हमेशा ये याद रखना, हमेशा जो पहले आएगा वो आएगा इन्वर्टिंग, दूसरे पे आएगा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। ये होता है हमारा क्या, डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन। अब ये क्या करता है, एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल while रिजेक्टिंग एनी वोल्टेज दैट इज कॉमन टू द बोथ इनपुट। अब देखो बेसिक सी मतलब ये बात है, अगर दोनों के दोनों इनपुट में अगर कोई भी ऐसी वोल्टेज है जो कि कॉमन है, ठीक है, अगर वो कॉमन है तो उसे क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, है ना, उसे रिजेक्ट कर देगा, और जो भी डिफरेंस आया उसे एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है।
यहाँ पर भी यही हो गया, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। कॉमन मोड ऑपरेशन, कॉमन मोड ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन था, तो ये क्या कर रहा था, डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा था, ठीक है। तो और कॉमन को क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, इतना याद रखो। कॉमन मोड ऑपरेशन क्या करेगा, इन दिस द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड टू बोथ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पर क्या होगा, दोनों में सेम इनपुट जो वोल्टेज होगी वो अप्लाई की जाएगी, ठीक है। द कॉमन मोड वोल्टेज इज द एवरेज ऑफ टू इनपुट वोल्टेज। बेसिकली जब अगर दोनों में सेम वोल्टेज अप्लाई की जाएगी तो आप उसका एवरेज निकाल के भी आउटपुट में दे सकते हो, ठीक है ना। अगर दोनों में सेम ही दे गया जो इनपुट होगी, तो आउटपुट में से वो एवरेज आ जाएगा उसका। तो देखो यहाँ पे लिख दें वी सी एम इक्वल टू वी इनपुट प्लस वी इनपुट, क्योंकि दोनों में सेम ही है, और अपॉन में टू, यह क्या आ गया, एवरेज। इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल मोड का फॉर्मूला है वो है ए डी इंटू वी, वी वन माइनस वी टू, और यहाँ पर ये है वी सी एम यानी कि कॉमन मोड का वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ठीक है। ये इसमें एवरेज देखते हैं। आइडियली द ओपेम शुड नॉट एम्पलीफाई दिस कॉमन वोल्टेज, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी गेन नहीं है ना, एडी, एडी क्या होता है, एडी होता है गेन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गेन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली बस एवरेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आइडियली द ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड नॉट एम्पलीफाई द कॉमन वोल्टेज। जो भी कॉमन वोल्टेज होती है उसे वो एम्पलीफाई नहीं करता। आउटपुट क्या दे देता है, जीरो दे देता है ना। इन रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर देयर इज अ स्मॉल एम्पलीफिकेशन ऑफ द कॉमन मोड सिग्नल विच इज अनडिजायरेबल। बेसिकली अगर हम आइडियल की बात करें जिसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, मतलब आइडियल होता है ऐसा, लेबोरेटरी वगैरह में जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि मतलब आपका जो ओपैम है ना, वो कॉमन मोड जो होता है उसे बिल्कुल भी एम्पलीफाई नहीं करता, और आउटपुट में क्या देता है, जीरो दे देता है। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो थोड़ा सा उसे एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन वो क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका वो काम का नहीं होता, ठीक है। बस ये याद रखना आपको, दोनों फॉर्मूले याद रख लेना। अब देखो इसके अंदर ना एंट्री होगी हमारी सी एम आर है। तो देखो इसी के अंदर हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब देखो जो हमारा ये था डिफरेंशियल मोड था, ये क्या करता था, ये आपके कॉमन मोड को रिजेक्ट करता था, और जो आपका डिफरेंस होता था उसे एम्पलीफाई करता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब एंट्री होती है हमारी किसकी, सी एम आर आर की, जो कि हमारा 2022-23 में भी पूछा गया था, 2023-24 में भी पूछा गया था, और 23-24 में ये सी एम आर आर के साथ स्लू रेट भी पूछा था, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पे सबसे ज्यादा बनते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। ये होता क्या है, अब ये समझो। द एबिलिटी ऑफ एन ओप to reject the common mode signals is quantified by the CMRR। देखो किसी भी ओपैम की कितनी क्षमता है कि वो कॉमन मोड सिग्नल्स को क्या कर सके, रिजेक्ट कर सके, उस अगर स्ट्रेंथ को, उस अगर क्षमता को अगर हम क्वांटिफाइड करें यानी कि उसे काउंट करें, तो वो कौन करता है, सी एम आर आर, ठीक है। तो सी एम आर आर बेसिकली क्या है, एबिलिटी है ओपैम की रिजेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने की, किसको, कॉमन मोड सिग्नल को, ठीक है। देखो यहाँ पे सी एम आर आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी अपॉन ए सी एम। अब ए डी आपको पता है, ए डी क्या होता है, आपका गेन होता है ना। ए डी आपका क्या होता है, गेन होता है, और ए सी एम क्या होता है, कॉमन मोड आपका जो आउटपुट होता है उसका, है ना, ये होता है। अब देखो अगर आपका डेसिबल में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सॉरी, डेसिबल में नहीं दिया हुआ है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका डेसिबल में दिया हुआ है सी एम आर आर, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो अब मैं ना दोनों से आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। आपका न्यूमेरिकल डेसिबल वाला तो आया नहीं था, लेकिन मैंने एक अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है, उससे मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर पेपर में आता है तो आप कराओगे, ठीक है। तो देखो एडी का मतलब क्या है, आपका डिफरेंशियल गेन, एंड एसीएम का मतलब क्या है, कॉमन मोड गेन, ठीक है। इतना आगे समझ में। चलो, हाई सी एम आर आर इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा सी एम आर आर अच्छा होगा उतनी ज़्यादा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। डिफरेंशियल इनपुट। अब देखो आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना, न्यूमेरिकल करने में आपको ये जो टर्म्स है, मैं जो आपको यहाँ पर फॉर्मूलेज बताऊंगा, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले ही लिख दिए हैं फॉर्मूलेज, जो आपको याद करने हैं, और फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर पाओगे सी एम आर आर का, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है आपका, वी आई माइनस वी टू। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इनपुट में आपका डिफरेंस वाला होता है ना, डिफरेंशियल इनपुट में। कॉमन मोड इनपुट क्या होता है, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ठीक है। ये आपका दोनों का इनपुट आपको समझ में आ गया। इसका डिफरेंशियल इनपुट होगा वी वन माइनस वी टू, और कॉमन मोड इनपुट होगा वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। डिफरेंशियल गेन कितना होता है, एडी होता है। एसीएम क्या होता है, कॉमन मोड गेन होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो इसका हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, इस वाले के आउटपुट को प्लस कर दो डिफरेंशियल आउटपुट को, और कॉमन मोड आउटपुट को, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा टोटल आउटपुट आ जाता है, ठीक है। आपसे आउटपुट ही पूछा जाता है। सो देखो यहाँ पर क्या है, अब आपका जो डिफरेंशियल गेन का आउटपुट होता है, और डिफरेंशियल आउटपुट होता है, वो होता है हमारा एडी इंटू वी डी आई, ठीक है, वी आई डी, ठीक है।
और जो कॉमन मोड का आपका जो आउटपुट होता है वो होता है एसीएम इंटू वी आई सी, यानी कि जो आपका इनपुट है उसे आप गेन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी जो आपका इनपुट है उसे गेन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। बस क्या करना है आपको, ये वाला जो प्लस करते हैं ना, इन दोनों को प्लस करना है और फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने। देख लिया, समझ में आ गया? आई होप यार समझ में आ गया होगा। देखो समझो ना बात को, ये देखो यहाँ पे ये जो सारी चीजें थी हमने यहाँ पर उठा के बस फॉर्मूले में रख दी हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखो हमारा 2023-24 में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यानी कि पहले आप कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिफाइन करो, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, वही आप लिख दोगे। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर द इनपुट वोल्टेज 30 माइक्रो वोल्ट एंड 240 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, आपकी जो ये क्या दे रखी है, इनपुट वोल्टेज दे रखी है दोनों। ठीक है, V1 V2। द डिफरेंशियल गेन इज ना 5000 आपका एडी दे रखा है डिफरेंशियल गेन, एंड द वैल्यू ऑफ CMRR इज 100। ठीक है, डेसिबल में नहीं दिया, बस 100 दिया, आपका CMRR दे दिया। देखो आपको है ना कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप कैसे उसे सॉल्व करते हो, तो देखो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। मैंने इस वाले न्यूमेरिकल में काफी अच्छे से आपको लिख के दिखाया है, क्योंकि आप आगे भी मैं देखो आगे न्यूमेरिकल इतने अच्छे से नहीं, मतलब वो मैं आपको अच्छे वैसे बता दूंगा जैसे हम करते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में कैसे करके आना है मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशियल गेन पहले लिखना है, जो जो गिवन है। पहले गिवन क्या है, डिफरेंशियल गेन एडी आपको 5000 गिवन है। फिर CMRR गिवन है आपका 100, इनपुट वोल्टेज यानी कि V1 गिवन है, एंड V2 गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर V2 लिख देता हूँ, है ना, अब आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, मैंने कर दी यहाँ पे क्या गलती, क्या नहीं नहीं, यहाँ पे शायद 300 ही गिवन होगा। मैंने देख लिया 300 ही गिवन है, सो यहाँ पे मैंने गलती से 30 लिख दिया था, तो 300 माइक्रो वोल्टेज है और यहाँ पे 240 माइक्रो वोल्टेज है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, गिवन लिख लिया अपने जो भी गिवन है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आप स्टेप करो उसे स्टेप, मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करो उसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अपना डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज क्या होता है, V1 माइनस V2, तो हमारा ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो आ गया इसका 60 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, और फिर देखें तो कैलकुलेट करेंगे हम कॉमन मोड का इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफरेंशियल मोड का इनपुट वोल्टेज देख लिया, यहाँ पर हमने कॉमन मोड का इनपुट वोल्टेज निकालेंगे। तो ये क्या होता है, V1 प्लस V2 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या आता है, 300 प्लस 240 अपॉन 2। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 270, 540 अपॉन 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 270 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, फिर हमें क्या, फिर हम निकालेंगे क्या, पहले हमने इसके दोनों के इनपुट निकाल लिए, अब एक एक करके दोनों के आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, एडी इंटू वी आई डी। तो देखो हमें एडी तो गिवन है, एडी हमें कितना गिवन है, 5000, और हमने वी आई डी कितना निकाला है, 60। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 लाख माइक्रो वोल्टेज, है ना। और अगर हम इसे वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 के यहाँ पर आगे लग जाएगा, 6 डिजिट के आगे 0.3 वोल्टेज। ठीक है, आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, लास्ट में आंसर में चेंज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा पहले वाले का मतलब VOD डिफरेंशियल आउटपुट आ गया, है ना। अब हम देखते हैं क्या कैसे हम निकालेंगे अपना कॉमन मोड आउटपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिटरमाइन द कॉमन मोड आउटपुट, हमें देखो CMRR गिवन है, सी ACM गिवन नहीं है, CMRR गिवन है। तो CMRR की क्या फॉर्मूला होता है, AD/ACM। ठीक है, तो एडी हमें पता है, एडी हमें पता है, एडी हमारा 5000 है, और यहाँ से हम CMR इधर ले जाएंगे, ACM हम इधर ले जाएंगे, ACM अपन यहाँ पर CMR आ गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5000 अपॉन 100, तो हमारा ACM आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ से हमने ACM निकाल लिया। अब बहुत ईजी है कॉमन मोड आउटपुट निकालना, ACM इंटू VIC होता है हमारा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो आ गया कितना, 13500 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टोटल आउटपुट दोनों को प्लस करके, जो हमारा आया था VOD और VOC, दोनों को हमने प्लस कर लेंगे तो आएगा हमारा कितना, 3,13,500 माइक्रो वोल्टेज। अगर हम इसे माइक्रो को हटाना चाहते हैं तो हम 6 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, तो 0.3135 वोल्टेज आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमें निकालना था। और अगर आप एग्जाम में ना हमेशा याद रखो, फाइनल आंसर ऐसे लिख कर आया करो, फाइनल आंसर द आउटपुट वोल्टेज इज इतना। ठीक है, तो एक बार मैं तो ये कहूंगा कि आपको न्यूमेरिकल अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको है ना एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप इसे करके आना, मतलब करके कमेंट करना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एडी आपका 6000 गिवन है, VI आपका 200 गिवन है, और V2 आपका 140 गिवन है, और CMRR है आपका 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसका आपको आउटपुट निकालना है ना, V टोटल आउटपुट निकालना है, तो आप मुझे निकाल के कमेंट करोगे। ठीक है, आई होप इतना आ गया समझ में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी आपको CMR DB में गिवन है तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। ठीक है,
अब उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या गिवन है, V1 गिवन है। V1 कितना गिवन है, 745 माइक्रो वोल्टेज। और V2 गिवन है 740 माइक्रो वोल्टेज, ठीक है। और AD गिवन है 50,000, ठीक है, बहुत ज्यादा गिवन है। अब CMR का गिवन है आपका 80 dB, यानी कि डेसिबल में गिवन है, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं डेसिबल वाले को, आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया डेसिबल का। कभी भी CMR आपका डेसिबल में गिवन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 20 log base 10 AD/ACM, ठीक है, बस इतना करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने CMR लिख दिया है 80, जो भी आपका गिवन था 80 गिवन था ना, तो 80 लिख दिया। 20 log base 10, आपका AD कितना गिवन है, 50,000, आपने यहाँ पे लिख दिया। ACM आपका ये रहा, ठीक है। तो देखो इसे ना, अगर हम 20 को 80 से काट दे तो आ जाएगा यहाँ पे 4। अगर आपको log base 10 है तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4, और इक्वल टू 50,000/ACM। अगर हम यहाँ से 4 हटा के 4 जीरो हटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 50 कितना आ जाएगा, 50/10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। ACM आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से आपने ACM निकाल लिया, अब आप VOD निकाल लो, फिर आप VOC निकाल लो, फिर आप टोटल वोल्टेज निकाल लो और कमेंट करो आंसर को जल्दी से जल्दी, ठीक है। बस यार इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। CMR और 7 नंबर में आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आराम से आपका मतलब 7 नंबर तो पक्के हो जाएंगे CMR से अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लो रेट की। बेसिकली अगर आप स्लू रेट की बात करो तो आपको छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है, 2022-23 में पूछा गया था दोनों सेम के अंदर, ठीक है, मतलब 2022-23 में दोनों सेम में, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, सेकंड सेम में भी, ठीक है, फर्स्ट सेम में भी, सेकंड सेम में भी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है, द स्लो रेट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो है ना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसके पर यूनिट, ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन से आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, हमेशा आपका जो टाइम रहेगा वो माइक्रो सेकेंड के अंदर रहेगा, ठीक है। तो स्लो रेट आपका SR भी लिख सकते हो, SR इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है डेल्टा V आउटपुट अपॉन डेल्टा T, यहाँ है ना चेंज चेंज की बात हो रही है ना, रेट ऑफ चेंज की, तो आप यहाँ पे डेल्टा लगाओगे, ठीक है। अब देखो इसका न्यूमेरिकल 2 नंबर में आता है। देखो है ना, द आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर ओपैम्प इंक्रीजेस 8 वोल्टेज इन 12 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, आपको यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा हुआ है 8 वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, है ना। और यहाँ पे कितने में, 12 माइक्रो सेकेंड पे। तो व्हाट इज द स्लो रेट, तो स्लो रेट का आपको बेसिकली फॉर्मूला पता है, क्या होता है, V आउटपुट अपॉन T, ठीक है। तो आपका 8 वोल्टेज गिवन है और अपॉन 12 माइक्रो सेकेंड, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.6667 पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम एंड प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था तो हमारे साथ जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है या तो 2 नंबर में पूछी जाएगी, ठीक है। अगर वो 7 नंबर में आ रही है तो किसी क्वेश्चन के साथ आएगी, जैसे कि पहले CMRR के साथ पूछी गई थी, ठीक है। तो देखो द ओपन नहीं, ब्लॉक डायग्राम के साथ पूछी गई थी, ठीक है। तो देखो द ओपन लूप गेन, यानी कि अगर कोई भी फीडबैक वहाँ पे नहीं है ना, तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा फीडबैक क्या होता है, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो वो होगा हमारा 2 × 10 की पावर 5, ठीक है, ये हमारा वैल्यूज में गिवन है। और अगर हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो वो होगा इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा हाई। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो वो होगा मेगा ओम में, ठीक है। और आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो वो जीरो होता है, एकदम लोअर इम्पीडेंस होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो फ्यू ओम कुछ तो होता ही है, देखो प्रैक्टिकल में बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं होता। और CMRR हमारा यहाँ पर ये इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर हमारा 90 dB होता है, ठीक है, डेसिबल में होता है। और स्लू रेट हमारा यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर बहुत हाई होता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता, ठीक है। बैंडविड्थ की बात करें तो वो भी इन्फिनिटी होती है और यहाँ पर किलो हर्ट्ज में गिवन होती है। ऑफसेट वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा जीरो होता है, यहाँ पर मिली वोल्टेज में होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट्स, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप लिख कर आओ। देखो अभी तक तो नहीं आए लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको अगर एक सर्किट समझ में आ गया तो आप सारे सर्किट बना लोगे। 4 टाइप के होते हैं ये, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिर होता है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फिर होता है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और
सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो देखो पहले का सर्किट ऐसे बनेगा। आपको देखो पहले यहाँ पर एक वोल्टेज इनपुट यहाँ पर आ रही है, एक वोल्टेज इनपुट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, डुअल इनपुट है, देखो दो इनपुट है और बैलेंस्ड आउटपुट है, बीच में दोनों के से क्या आ रहा है, बैलेंस्ड आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई, यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। आपको ऐसे सर्किट बना के आना है इसका। फिर आता है आपका दूसरा टाइप का। दूसरा टाइप का अगर नाम बताऊं तो वो होता है हमारा डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो आपका डुअल इनपुट होगा, तो देखो यहाँ से भी इनपुट है, यहाँ से भी इनपुट है, लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट, तो देखो बीच में आउटपुट यहाँ पर नहीं है। आपका एक तरफ से आउटपुट आएगा और यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, सॉरी कनेक्टेड मतलब इससे वो मिल रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ से ये आउटपुट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड आउटपुट है। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। और एक होता है हमारा सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ही इनपुट होगा और अनबैलेंस्ड आपका आउटपुट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा इनपुट है वो आपने ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। और एक और टाइप है आपका सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ये हमारा देखो यहाँ पर एक ही इनपुट है और आपका बैलेंस्ड आउटपुट है, यानी कि दोनों से आपका आउटपुट है, ठीक है। आपने एक सर्किट बनाया और एक ही सर्किट में बस आपने नाम से चेंज करते रहे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक क्या है आपका, देखो फीडबैक है ना, मतलब आपके अभी जब हम आगे एडर देखेंगे, इंटीग्रेटर देखेंगे, है ना, और जो इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो फीडबैक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका रेफरेंस रजिस्टर होता है, तो देखो यहाँ पर अ कंडीशन इन विच सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट इज कॉल्ड एन फीडबैक, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है फीडबैक, जो कि हमारे कुछ पार्ट को आउटपुट में से इनपुट में भेज देती है वापस, ठीक है। जैसे कि आपने फीडबैक का नाम सुना है ना, जैसे कि आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। वो सर्विस के बारे में आपको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप समझ लो कि आप कोई भी आउटपुट देते हो, उस आउटपुट में से आपको कुछ वापस मिलता है इनपुट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका देखो आपका पॉजिटिव होता है एक फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, जो भी आपका जो फीडबैक होगा ना, वो पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा, वो इन्वर्टिंग आपका जो इनपुट है उससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और आर एफ क्या होता है, हमारा फीडबैक रजिस्टर होता है, और आर एफ यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। 2023 और 24 में एक क्वेश्चन आया था हमारा कि वर्चुअल ग्राउंड ओपैम क्या होता है, मतलब वर्चुअल ग्राउंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। तो देखो बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड ओपैम जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये क्या है कि आपका कोई एक आपका ओपैम है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। आपका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो आपका इन्फिनिटी है, लेकिन इसमें करंट कितनी है, जीरो है, ठीक है। जो आपका करंट आ रहा है बाहर वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वोल्टेज है इनपुट वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपका इनपुट जो वोल्टेज है वो जीरो होगा। तो देखो यहाँ पर ये जब ही पॉसिबल होता है, आपका इन्वर्टिंग वोल्टेज में तो आपका इनपुट है, लेकिन आपका जो नॉन इन्वर्टिंग है ना, जो आपका वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग है, वहां पर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, तो आप यहाँ पर कितना भी वोल्टेज दो, तो वहाँ यहाँ जो एक्स पॉइंट है ना, यहाँ पर हमेशा जो वोल्टेज रहेगी वो हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इन ओपैम्प, ठीक है। सो देखो आपको बस यही समझना है कि आपकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बहुत हाई है, लेकिन आपका करंट जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वी इनपुट है वो जीरो वोल्टेज है। सो इवन थ्रू द इनपुट इज अप्लाइड, मतलब आप इनपुट तो दे रहे हो, लेकिन एन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑल्सो बिहेव एज अ ग्राउंड टर्मिनल, ठीक है। आपका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल रहेगा वो कैसे बिहेव कर रहा होगा कि ग्राउंड टर्मिनल है वो भी, यहाँ पर तो जीरो है ही है, लेकिन यहाँ पर आप वोल्टेज दे रहे हो, लेकिन वो यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है एक्स पॉइंट पर, कि वो जीरो है, ठीक है। ये इसे कहते हैं क्या, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट का आपको हेल्प लगने वाली है बहुत ज़्यादा आगे वाले न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो बस इस वाले को याद रखना, अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो आपका जो इन्वर्टिंग में आप इनपुट दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत, कितना भी दे दो इनपुट, आपका जो एक्स पॉइंट रहेगा वहां पर हमेशा जो वोल्टेज रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेन चीज, यानी कि इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड यूनिटी गेन, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता क्या है, इन दिस द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट फेस विद द इनपुट सिग्नल। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है, अगर आपने इनपुट में पॉजिटिव दिया तो आउटपुट आपकी नेगेटिव आएगी, अगर आपने इनपुट में पॉजिटिव दिया तो आपकी आउटपुट
क्या क्या दिया, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव आएगी, अगर पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव आएगी, ठीक है, इतना तो मतलब है। मीन्स इफ द इनपुट इज पॉजिटिव द आउटपुट विल बी नेगेटिव और वाइस वर्सा, ठीक है, इतना आगे समझ में। द गेन ऑफ एम्पलीफायर कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल बाय द रेशियो ऑफ टू रजिस्टर इन द सर्किट। जो भी आपके जो मतलब गेन आएगा ना, यानी कि जो एडी आएगा वो क्या कितना रहेगा, आपके जो दो सर्किट दो रजिस्टर गिवन है ना, एक तो आपका ये वाला हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही आपका गेन आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप क्लियर है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसका सर्किट समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है, यहाँ पर ओप एम्प है, यहाँ पर एक हमारा फीडबैक गिवन है रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स पॉइंट है, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, और जो इन्वर्टिंग है उसे उसे हमने इनपुट दे रखी है। तो यहाँ पर हमेशा हमारी वोल्टेज जीरो रहेगी एक्स पॉइंट पर, ठीक है, इतना तो समझ पता ही है आपको, ग्राउंड वोल्टेज मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स पॉइंट पर केसीएल अप्लाई करेंगे, केसीएल क्या कहता है, जितनी करंट आई है आपकी उतनी ही करंट जाएगी एक नोड पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वाला जो नोड है ना, यहाँ पर जितनी इनपुट आई है उतनी ही आपकी करंट जाएगी, जितनी करंट आई है इनपुट में उतनी ही आउटपुट में करंट जाएगी। तो देखो यहाँ पर आई वन आई है और आई टू यहाँ से जा रही है। तो देखो आई वन इक्वल टू आई टू लिख दिया आपने। देखो आई वन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाले वोल्टेज को माइनस करेंगे इस वाले वोल्टेज से और अपॉन कर देंगे इस वाले रजिस्टर से, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज तो वी आई है और ये वाला वोल्टेज हमें पता है यहाँ पर हमेशा जीरो रहेगा, तो माइनस जीरो अपॉन आर। और ये वाला वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये वाला वोल्टेज माइनस आउटपुट वाला वोल्टेज अपॉन आर एफ, ठीक है। तो देखो जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ पर हम जीरो हटा सकते हैं, वी आई अपॉन आर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। तो आर एफ यहाँ चले जाएगा और वी नॉट रह जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ चले गया, तो माइनस आर एफ अपॉन आर वी आई इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी नॉट का क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस आर एफ अपॉन आर वी आई। और ये जो आर एफ अपॉन आर है क्या होता है, ये गेन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, रेशियो ऑफ टू रजिस्टर्स इन दिस सर्किट, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, इन्वर्टिंग आपका जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आगे जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, अगर वहां पर कहीं पर भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा होगा, तो हम ये वाले आउटपुट का फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो देखो जहाँ पर वहां पर हमने मतलब बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग वाले को क्या किया था, ग्राउंड किया था, यहाँ पर हम इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक आपकी जो पहले क्या था कि आप अगर इनपुट में नेगेटिव देते हो तो आपका पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव देते हो तो नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव ही आएगा आउटपुट में, अगर आप पॉजिटिव दोगे इनपुट में तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, चिंता नहीं है इसमें कोई भी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग को वोल्टेज दे रखी है। तो देखो यहाँ पर हमने इन्वर्टिंग वाले को बस क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला निकालें, एक्स पर अगर हम केसीएल लगा दें, एक्स पर हमने केसीएल लगा दिया, तो देखो आई वन इक्वल टू आई टू, ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। तो देखो आई वन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर वी जीरो माइनस वी आई अपॉन आर वन, ठीक है। यहाँ से हमने आई वन निकाल लिया। अब आई टू कैसे निकालेंगे, आई टू कितना होगा, वी आई जो यहाँ से जा रहा है माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है, ये आ गया हमारा आई टू। तो देखो ये हमारा आ गया आई वन और ये आ गया आई टू। अब बस हमें यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आई अपॉन आर वन, ये देखो कैलकुलेशन है, मैं आपको ज़्यादा क्या समझाऊँ इसमें, बस मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, वी आई अपॉन आर एफ एंड माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा है हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस को माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो बीच में प्लस बच जाएगा, इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को काट देंगे, तो यहाँ पर ये बच जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो आर एफ है हम इसे यहाँ पहुँचा देंगे, है ना, दोनों के साथ आ जाएगा, और इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाले आर एफ को इस वाले जो आया था आर एफ उससे काट देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर एफ वी आई अपॉन आर वन प्लस वी आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वी आई कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारा एक बचेगा, तो वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ठीक है, वी आई हमने कॉमन ले लिया, तो वी नॉट का फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी आई। तो हमारा जो वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन है ये हमारा गेन होगा किसका, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अगर कहीं पर भी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आउटपुट निकालने के लिए, ये याद रखना, फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिटी गेन गेन एम्पलीफायर। तो ये जो हमारा यूनिटी गेन एम्पलीफायर है ये हमारा आया था 2022 से, इसमें एक न्यूमेरिकल के साथ आया था, वो न्यूमेरिकल मैं आपको आगे दिखाऊंगा करके, है ना, लास्ट में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल दिखा दूंगा, मैं ना कोशिश करूंगा मैं आपको टाइम स्टैम्प दूं वीडियो में, अब वहां से है ना पूरा देख लेना कि कहाँ कहाँ से कहाँ तक
मतलब कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जो गेन होगा वो सिर्फ वन का होगा। तो वन का गेन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका इनपुट होगा वो बराबर होगा आउटपुट के, ठीक है। तो देखो यूनिटी गेन एम्पलीफायर ऑल्सो नोन एज वोल्टेज फॉलोवर और बफर एम्पलीफायर, ठीक है। अगर वोल्टेज फॉलोवर अगर आता है कहीं पर क्वेश्चन में, या फिर बफर एम्पलीफायर आता है, ठीक है, तो आप यूनिटी गेन एम्पलीफायर को ही समझा के आना। एक बार पूछा भी गया है, वोल्टेज फॉलोवर 2 मार्क्स में पूछा था, तो आप वहां पर यूनिटी गेन एम्पलीफायर ही समझा कर आओगे, ठीक है। द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज दैट गेन इज वन, यानी कि यूनिटी, इसमें हमेशा गेन वन का होगा, ठीक है। तो मीनिंग द आउटपुट इज ऑलवेज सेम एज द इनपुट, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने एक है ना नॉन इन्वर्टिंग बना रखा है, तो देखो नॉन इन्वर्टिंग बना रखा है, इन्वर्टिंग को हमने क्या रखा है, क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है। तो यहाँ पर हमेशा जो आपका जो ये R1 होगा ना, हमेशा इन्फिनिटी रहेगा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो हमारा RF रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। जब भी हमारा यूनिटी गेन मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये कंडीशन बस फॉलो करनी है। यहाँ पर हमें R1 को रखना है इन्फिनिटी, RF को रखना है जीरो। तो अगर हम इसका निकालेंगे आउटपुट, तो देखो हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग लिया है, तो नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट क्या आता है, वी नॉट इक्वल टू वन प्लस RF अपॉन R1 VI, ठीक है। तो RF अपॉन R1 क्या होगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी और जीरो है, तो जीरो आ गया इसकी वैल्यू, और यहाँ पर आ गई वन, तो वन इंटू वी आई, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गेन की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। तो ये क्या होता है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। आई होप बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। और प्लीज़ यार, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों मल्टी आइटम्स को भी, मल्टी आइटम प्लस को भी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं सारी डेरिवेशन, मतलब कि एडर की, इंटीग्रेटर की, डिफरेंशिएटर की एंड सब्ट्रैक्टर की, ठीक है। तो इसमें से मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, क्योंकि पूरे 7 नंबर मिलते हैं बस ये डेरिवेशन के, और थोड़ी सी बस डेफिनेशन लिखनी होती है इसकी, ठीक है। तो एडर या फिर समर आपसे पूछता है ऑपरेशन ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो आप कैसे लिख कर आओगे, एन एडर और समिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन that produce an output voltage that is the weighted sum of several input voltage, यानी कि जितनी भी इनपुट वोल्टेज होगी उसका ये समेशन कर देगा, ठीक है। तो देखो कैसे करता है ये, सबसे पहले आपको ये सर्किट बनाना है। देखो सर्किट आपको बस याद रखना है, आपको सर्किट याद हो गया, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया हुआ, यहाँ पर आपका एक फीडबैक रजिस्टर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपने जैसे आप एक इनपुट देते थे, वैसे ही आपने एक और इनपुट, दो इनपुट, मतलब आपने 3 इनपुट दे रखी है, यहाँ पर आप कितनी भी इनपुट दे सकते हो, इन सबका ये समेशन करेगा, ठीक है। और हर पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। V1 V2 V3 ऐसे आपने बनाना है सर्किट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। और ये इन्वर्टिंग है, तो आपने ये नॉन इन्वर्टिंग वाले को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इसका वर्चुअल ग्राउंड का, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे यूज होगा, कि मतलब यहाँ पर जो हमारा एक्स वाला है ना, यहाँ पर हमेशा जो वोल्टेज रहेगी वो जीरो रहेगी, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग वाला जो आपका ये इनपुट है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर देखो हमने अप्लाई किया केसीएल कहाँ पर, एक्स पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक्स पॉइंट पर अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी करंट आएगी वो आउटपुट में करंट जो जाएगी उसके सिमिलर रहेगी, मतलब सेम रहेगी। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4, ठीक है। तो I1 कैसे निकालेंगे, V1 माइनस जीरो अपॉन R1, ठीक है। V2 माइनस जीरो अपॉन R2, V3 माइनस जीरो अपॉन R3 इक्वल टू जीरो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, ठीक है। आगे समझ में, यह हो गया आपका क्या, केसीएल आपने किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो वी आई अपॉन आर वन आ जाएगा, फिर वी टू अपॉन आर टू आ जाएगा, फिर वी थ्री अपॉन आर थ्री आ जाएगा, और माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका आर एफ इधर चले जाएगा, जैसे कि आपने आर एफ भेज दिया, माइनस भी इधर भेज दिया। तो देखो माइनस आर एफ, और जो भी था आपने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ लेबोरेटरीज में जहाँ पर ये यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो ओपैम है वहाँ पर जो रजिस्टर है, जितने भी आपके जो फीडबैक रजिस्टर है, या फिर आपका जितने भी रजिस्टेंस है उन सबको सेम ले लेते हैं, ठीक है। आर ले लिया आपने सारे, तो आप यहाँ पर आर एफ की जगह पे क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे। यहाँ पर R1 की जगह पे भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर। तो इन सब आर से आर एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और माइनस का, ठीक है। तो वी नॉट इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये इन्वर्टिंग है, तो हमेशा जो आपकी इनपुट रहेगी वो अपोजिट रहेगी पोलैरिटी, ठीक है। माइनस में दोगे तो प्लस में आएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ फॉलो हो रही है। अगर आपके रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, जब भी आपको एडर मिलता है आपके न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं इंटीग्रेटर की। तो इंटीग्रेटर की बात करें तो ये 2022-23 में पूछा गया था, और 2022-23 यानी कि दोनों सेम में पूछा गया था, फर्स्ट सेम में भी और सेकंड सेम में भी, और 7 नंबर में आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, इंटीग्रेटर बताओ। तो देखो यहाँ पर एन इंटीग्रेशन
सर्किट यूजिंग अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज करता है क्या परफॉर्म करने के लिए, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा, इंटीग्रेशन का, ठीक है, इनपुट सिग्नल पे। तो देखो यहाँ पर आपको जो सर्किट बनाना है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो सर्किट है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे आपको कैपेसिटर का यूज करना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर। तो देखो आपने रेजिस्टेंस की जगह बस यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो आपने लगा दिया कैपेसिटर। तो देखो यहाँ पर जो इनपुट आई है आई, यहाँ पर भी इनपुट आई है, यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो I2 है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हम लगाएंगे क्या, KCL। तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम KCL लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू I2। तो यहाँ पर जो I2 है वो क्या रहेगी, वो हम कैसे निकालेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी I2 रहेगी वो रहेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है इस वजह से। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा बस यार याद कर लो, क्योंकि पेपर पास में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। और इसे हम कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू C, मतलब कैपेसिटर जो भी है इनटू, हम डिफरेंशिएट करेंगे किसे, वोल्टेज को T के साथ, ठीक है। आगे समझ में। देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, I1 तो बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल रहा है क्या, VI-0 अपॉन में R, ठीक है। वैसे निकाल लिया इक्वल टू C, और जो भी आपका वोल्टेज है यानी कि D अपॉन dt लिख दिया, और यहाँ पे वोल्टेज 0 है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज V0 है, तो 0 माइनस V0, ठीक है। आगे समझ में। माइनस हम बाहर ले आए और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, VI अपॉन R इक्वल टू माइनस C, और हमने V0 का क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया T के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो माइनस VI अपॉन RC, माइनस इधर चले गया और C माइनस C हमारा इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। RC हमारे दोनों कांस्टेंट है, तो देखो अभी आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको इस डिफरेंशिएट को इधर ले जाना है तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम इसे इधर ले जाएंगे। तो देखो अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर हम ये वाले को d अपॉन डी टी को, ये जो डिफरेंशिएट है इसे हम इधर ले गए तो पूरे पे इंटीग्रेशन लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन वी आई अपॉन आर सी आएगा। तो आर सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस वन अपॉन आर सी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और वी आई जो हमारा ये जो कांस्टेंट नहीं है उसके साथ हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लग गया, वी नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन वी आई एंड डी टी, ठीक है। आगे समझ में। आई होप समझ में आ गई होगी चीज ये। सो आई होप इंटीग्रेशन इंटीग्रेटर तो समझ में आ गया होगा। अब है डिफरेंशिएटर। तो देखो जैसे हमने इंटीग्रेटर में यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया था, यहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया था, बस उसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पर हमें अब कैपेसिटर लगाना है, यहाँ पर अब हमें रजिस्टर लगाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएटर क्या करता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, परफॉर्म करता है क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा, डिफरेंशिएशन का, कोई भी इनपुट सिग्नल पे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे कहाँ पर, एक्स पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पर जो हमारा केसीएल अप्लाई करेंगे तो इस तरफ वाला I1 हो जाएगा, इस तरफ I2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो जितनी I1 आएगी उतनी ही, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो देखो I1 इक्वल टू I2 हो गया। अब I1 जैसे हमने पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालना है, C इंटू वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है हमारी, VI-0, ठीक है, VI-0 उसे क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर कैपेसिटर लगाए तो वैसे निकालते हैं, ठीक है, करंट। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, C इंटू डी अपॉन डी टी, VI-0 इक्वल टू 0 - V0 अपॉन R, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया CdVI अपॉन डी टी, और इक्वल टू -V0 अपॉन R, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से V0 निकालेंगे तो R को यहाँ भेज देंगे, R को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, RC dVI अपॉन डी टी, ठीक है। तो यही हो गया, ये माइनस भी इधर चले गया आर के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, V0 इक्वल टू माइनस आर सी डी वी आई अपॉन डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएटर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको जो न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आता है वो आता है एडर आता है या फिर इन्वर्टिंग आता है, ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटर तो सबसे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो बस अगर आ सकता है तो ये अलग से पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, ठीक है। तो आपको अब दिक्कत आ सकती है, वो आ सकती है सब्ट्रैक्टर में, क्योंकि वहां पर ये नहीं लगेगा ग्राउंड वोल्टेज वाला रूल या केसीएल, यहाँ पे लगेगा सुपर पोजिशन, ठीक है। तो देखो सुपर पोजिशन आपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर AKTU 2023 और 24 में आया था, 7 नंबर में सब्ट्रैक्टर एम्पलीफायर पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पर देखो इसका जो डायग्राम है वो भी थोड़ा अलग बनता है। आपका ये फीडबैक रजिस्टर तो रहने ही वाला है, यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं किया है हमने। यहाँ देखो हमने V1 है, V2 है, और यहाँ पर हमारा R है, और यहाँ पर हमारा R2 और R3 है, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। सब्ट्रैक्ट क्या करता है, डिफरेंस ही तो देता है। तो हम कैसे करेंगे ये देखो।
यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये बस सर्किट याद कर लो। यहाँ पे यार सर्किट क्या समझाऊँ आपको मैं, सर्किट तो कुछ नहीं बता सकता, सर्किट तो ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो देखो आपने सर्किट ऐसे ही बनाना है, जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे वैसे लिखनी है। हमें ना इस पॉइंट पर ही मतलब ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे पी 2 बार लिख दिया। अब देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक वोल्टेज को ही चालू रखो, है ना, एक वोल्टेज को बंद कर दो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि केस वन में V1 को तो एक्टिव रखेंगे, लेकिन V2 को क्या कर देंगे, या कह लो ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, जीरो कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू नल कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमने V1 को चालू रखेंगे और इसकी वैल्यू को कर देंगे जीरो। तो ये क्या बन गया, अगर हम इसकी वैल्यू को बिल्कुल हटा दें या फिर ग्राउंड कर दें तो ये क्या बन गया, इन्वर्टिंग बन गया। इन्वर्टिंग ही तो बन गया इसका मतलब। तो इसका मतलब इन्वर्टिंग हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या, सेम एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V0 इक्वल टू ये वाला हमारा जो आउटपुट है वही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पर हम इन्वर्टिंग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखो इन्वर्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि V0 इक्वल टू माइनस RF इंटू VI, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने V आउटपुट की जगह क्या क्या लिख दिया, -RF अपॉन R1 इंटू VI, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्वर्टिंग ही तो बन गया था, यहाँ पर अगर हम इसे ग्राउंड कर दें तो ये क्या बन गया, इन्वर्टिंग बन गया। तो यहाँ पर हमने केस वन में क्या लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। देखो हम केस टू में क्या करेंगे, V1 वाले को तो जीरो कर देंगे, अब हम ऊपर वाले को जीरो कर देंगे और दूसरे वाले को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, अगर हम इसे हम जीरो कर दें और इस वाले को मतलब ऑन कर दें। तो हम ऐसा कब करते थे, नॉन इन्वर्टिंग में करते थे। तो देखो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता था, मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ। नॉन इन्वर्टिंग में था 1 + RF अपॉन R1 इंटू VI, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पर, V0 इक्वल टू V आउटपुट दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 + RF अपॉन R1 इंटू VX, ठीक है। यहाँ पर बस हमें अब वोल्टेज निकालना है, क्योंकि वहां पर तो एक ही हमारा रहता था, यहाँ पर लेकिन दो दो हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे हम सीधे सीधे फॉर्मूले से, जो कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज किसका लग रहा होगा, यहाँ पर वोल्टेज R3 का लग रहा होगा। तो R3 का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो R3 से वोल्टेज कैसे निकालेंगे, VX इक्वल टू V2 इंटू R3 अपॉन सीरीज में तो R2 + R3। देखो यहीं पर आपको मेरे हिसाब से दिक्कत आ सकती है, तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैं आपको नाम ही बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे, है ना। तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। V2 इंटू R3, क्योंकि यहाँ पर R3 से ही वोल्टेज आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देना R3 और अपॉन सीरीज में दोनों तो R2 + R3, ठीक है। V2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये देखो V2 आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इससे आपका रेजिस्टेंस ही लग रहा है यहाँ पर। तो आपने क्या लिख देना है, V2 इंटू R3 अपॉन R2 + R3, बस ये फॉर्मूला याद कर लो यार प्लीज, ठीक है। अब जो आपका ये था उसमें वैसा का वैसा यार मैं फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब V आउटपुट निकाल सकते हैं। केस वन में हमने V आउट 1 निकाल लिया था और केस टू में हमने V आउट 2 निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों आउटपुट निकाल ली, दोनों का बस हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो पहले वाले का क्या आया था, इन्वर्टिंग वाले से -RF अपॉन R1 इंटू VI, प्लस ये वाले का क्या आया, 1 + RF अपॉन RI इंटू V2 इंटू R3 अपॉन R2 + R3, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सारे जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है उसको मान लेंगे R, ठीक है। हर एक मतलब जहाँ पर भी आपको R दिख रहा है, RF R1 R2, तो सबकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, R पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये RR 1 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये RR ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V2 इंटू R अपॉन R + R 2R हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया क्या, -VI प्लस यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, 1 + 1 2 आ गई, और यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, 2R अपॉन में आएगा, तो 2R यहाँ पर आया, V2R आया, और यहाँ पर 2 आया, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, तो ये क्या आ गया, -V1 प्लस V2। तो ये क्या आ गया, V2 माइनस V1, ठीक है। ये आ गया क्या, सब्ट्रैक्टर वाला हमारा जो फॉर्मूला था आउटपुट का, ठीक है। इजी है, मतलब इजी नहीं है, पर हाँ एक बार आप करके देखोगे ना यार कॉपी में तो समझ में आ जाएगा आपको। बस दिक्कत कहाँ आ सकती है, इस वाले फॉर्मूले में, तो इस वाले फॉर्मूले को चुपचाप याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपने फॉर्मूला वैसे पढ़ा होगा, ठीक है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आप जो जब आप वो निकालते हो, क्या बोलते हैं, वोल्टेज निकालते हो किसी एक रेजिस्टेंस पे और सीरीज में है, तो आप कैसे निकाल दिया आपने, सीरीज वाले को नीचे वाले को सबको टोटल जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसे प्लस कर देते हैं, और जिससे आपका रेजिस्टेंस लग रहा है वोल्टेज में, आपने उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज के साथ, तो आपका वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे सारे हो गए एडर,
डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, सब्ट्रैक्टर, उसमें से आपको मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो आपका इंटीग्रेटर और आपका सब्ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल आए थे आपके 7 नंबर में, जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सारे मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो देखो आप यूं मतलब एक चुटकी बजाते ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपने न्यूमेरिकल देखा और आपको समझ में आ गया कौन सा ये ऑपरेशन सर्किट है, तो आपको न्यूमेरिकल तुरंत कर लोगे, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले याद है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट, ठीक है। मतलब आप देखो ये वाले सर्किट को देखो, आप बताओ, सच बताओ तुरंत ही। आपका ऐसे फेस बन गया स्माइली और आपको पता चल गया भाई ये एडर ही तो है, एडर ही तो है ना, एडर ही तो है। तो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडर में कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको, देखो एडर में आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ और वी आई अपॉन आर वन प्लस वी टू, और जितने भी मतलब आपके आर हैं उतने लगा दो ये। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा वी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ और ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो देखो बस आपको क्या करना है, आर एफ आपका गिवन है कितना, 10 k ओम, और आपका वी वन गिवन है, और आर वन गिवन है, आर टू गिवन है, वी टू गिवन है, बस फॉर्मूले में आपने पुट किया। क्या है आर एफ आपका 10 × 10⁻³ क्योंकि के में गिवन है ना, किलो में। तो देखो 10⁻³ और यहाँ पर आपका ये आपका वी कितना गिवन है 0.2, 1 × 10⁻³ प्लस 0.5 अपॉन 1 × 10⁻³। तो इन मतलब इस पूरे से ये 10⁻³ कट गया, कितना आ गया -10 × 0.7। तो -10 × 0.7 कितना होता है, 7 होता है, यानी कि -7 होता है, तो वोल्टेज आपका कितना आ गया -7। 7 नंबर में न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। देखो ऐसे ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल 7 नंबर में आया था, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क विद एक्सप्लेन यूनिटी गेन एम्पलीफायर। मतलब इसके अंदर यूनिटी गेन एम्पलीफायर को ही पूछा था, तो आप पहले यूनिटी गेन एम्पलीफायर बताओगे, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि उसके अंदर गेन कितना होता है, एक होता है, मतलब कि यूनिटी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सर्किट देखो, आप बताओ कौन सा सर्किट है ये, आपको पता चल गया ये सब्ट्रैक्टर का सर्किट है, ठीक है, मतलब इसके अंदर सब्ट्रैक्शन होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सुपर पोजिशन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। सुपर पोजिशन आप कैसे लगाओगे, आप बस क्या करोगे, एक वोल्टेज को बंद रखोगे, एक वोल्टेज को ऑन रखोगे। कैसे करोगे, तो देखो केस वन में आप क्या करोगे, V1 वाले को क्या करोगे, एक्टिव करोगे, और V2 वाले को जीरो कर दोगे, ठीक है। तो V1 वाले को अगर आप एक्टिव करोगे, तो ये वाले को अगर आप नॉन एक्टिव मतलब जीरो रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आउटपुट की क्या वैल्यू रहती है, माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी आई। तो आर एफ आपका कितना गिवन है 100 के, और आर वन कितना गिवन है आपका 100 के, और इंटू वी आई कितना आ गया -vi, ठीक है। वी आई की यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, -vi, ठीक है। तो आपका ये आ गया क्या, पहला आउटपुट आ गया, ठीक है। आपको बस ऐसी वैल्यू निकालते रहनी है, तो आपका पहला आउटपुट आ गया, आधा पार्ट आपका हो गया क्वेश्चन का। अब दूसरा केस कैसे निकालोगे आप, दूसरा केस आपने निकालना है, पहले वाले को कर देना जीरो और दूसरे वाले को कर देना एक्टिव। कौन सा बन गया ये, नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग में क्या लगता है फॉर्मूला, +1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने 1 प्लस, और आर एफ कितना था 100 के, और आर वन कितना था 100 के, दोनों को लिख दिया, और इंटू वी एक्स अभी हम निकालेंगे, तो ये क्या आ गया 2Vx आ गई है इसकी वैल्यू, क्योंकि 1+1 इससे ये कट गया तो 1 ही तो आएगा, 1+1 2Vx आ गई। अब हम Vx की वैल्यू निकाल लेते हैं। Vx की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाले वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले रेजिस्टेंस से, और इन दोनों को प्लस कर दो अपॉन में, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं है। वही किया हमने, वी एक्स इक्वल टू V2 × R3 अपॉन R2 + R3। तो देखो क्या आ गया, V2 × 20 × 10⁻³ अपॉन 20 × 10⁻³ प्लस 20 × 10⁻³। तो देखो हमने ऊपर वाले क्या किया, नीचे 10⁻³ को कॉमन ले लिया और ऊपर वाले 10⁻³ से काट दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, V2 × 20 अपॉन 40, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, V2/2 आ जाएगा। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई, V2/2। और यहाँ पर हमारा जो वी आउटपुट जो सेकंड था वो उसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर ये देखो, तो इसकी वैल्यू थी कितनी 2Vx। तो हमारी एक Vx की कितनी वैल्यू है V2/2। तो वी जो आउटपुट है वो कितने आ गया 2Vx, ठीक है, 2Vx। और Vx की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा तो V2 आ गई। वी दूसरे की वैल्यू V2 ही आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को बस ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट जो हम टोटल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पहले वाले आउटपुट को और दूसरे वाले आउटपुट को एडिशन करेंगे। तो देखो एडिशन करेंगे तो पहले वाले की वैल्यू आई थी -V1 और दूसरे वाले की वैल्यू आई V2, ठीक है। दोनों को एडिशन करेंगे तो वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके। तो देखो जब भी अगर हम यहाँ पर अगर V1 और V2 की वैल्यू गिवन होती तो हम निकाल लेते आउटपुट, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी V1 और V2 की वैल्यू, ठीक है। आई होप यार सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत मतलब बेसिक से समझा रहा हूँ इसे ना, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से भी मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि आप
सेकंड सेम में हो, ठीक है, आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें, लेकिन बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको आ जाए समझ में, ठीक है। अब देखो 2023-24 में 7 नंबर में ये क्वेश्चन आया था भाई, इस क्वेश्चन को देख के सच में लोग हिल जाते हैं भाई, देखते हैं भाई इतने बड़ा क्वेश्चन, ये क्या है, ये कैसे निकालेंगे, पर देखो आपने मेरे से अगर पढ़ा है तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, इसको देखो बस, सच में ये देखो बस, नॉन इन्वर्टिंग क्या है, नॉन इन्वर्टिंग वाला जो आपका इनपुट है वो क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, इन्वर्टिंग वोल्ट, इन्वर्टिंग आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब इसे देखो, ये क्या है आपका, ये आपका एडिशन है, ठीक है, सिंपल आपका एडर है। तो देखो आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, इसका जो आउटपुट है यहाँ पर पुट कर दो, और इसकी वैल्यू निकाल लो, तो टोटल आपका आउटपुट आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट वन आपने ये वाला का मैंने पूरा का पूरा यहीं बना लिया, ठीक है, मैं वैसे भी करा सकता था यार, पर है ना, को क्लियर चीजें समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लिया, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्टिंग का, अब तो याद हो गया होगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी आई। तो आर एफ कितना गिवन है, 330 किलो ओम, और आपका आर वन कितना गिवन है, 33 किलो ओम। तो देखो ये आपकी वैल्यू रख दी आपने, वी वन कितना गिवन है, 12 मिली वोल्ट, ठीक है। तो कितना आ गया, 330 अपॉन 33 इंटू 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये काटेगा तो 10 आ जाएगा, -10 इंटू 12, तो कितनी आ गई वैल्यू पहले वाले की, -120 मिली वोल्ट, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। यहाँ पर जो पुट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर हम ये वाली अब वैल्यू पुट कर देंगे और आगे यूज करेंगे जहां पर भी हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम जो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया इन्वर्टिंग वाले से। अब इस वाले पार्ट को बना लो, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कर लो, अलग से ही बना लेना, ठीक है, जिससे आगे आपको यार कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो मैंने अलग से ही बना लिया है, यहाँ पर जो हमने आउटपुट आई थी हमारी, हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, -120 मिली वोल्ट। तो देखो ये अब ये वाले को एडर है, ये एडर में कौन सा फॉर्मूला लगता है, माइनस आर एफ, और जितने भी हैं वी आई अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू। तो देखो माइनस आर एफ कितना है आपका, 470, और वी आई कितना है आपका 120, और वो सॉरी वी वन कितना है आपका 120, और वी टू कितना है आपका 18। तो आपने यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर दी, और दोनों आर कितने 47, आपने वैल्यू मेंशन कर दी। ये वाले 47 को साथ में लिख सकते हैं, इससे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को कर देंगे, इन दोनों को मतलब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी, 102 आ जाएगी। तो देखो -10 इंटू 102, माइनस से माइनस कट गया, 1020 मिली वोल्ट। और अगर आपको इसे हटाना है तो आप इधर पहुंचा दो, इसकी जो तीन 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.02 आ जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू वोल्ट में, आप मिली वोल्ट में लिख कर आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई आपकी वैल्यू। बस आपको है ना यार, ये जो यूनिट है ना, इनका ध्यान रखना, ठीक है, कहीं पर भी आप इधर मिच मैच कर गया, अगर आपको देखो पूरा क्वेश्चन आता है, आपको यूनिट के बारे में नहीं पता, तो यार आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। देखो लास्ट आपका टॉपिक बचता है सारे, मतलब आपके जितने भी ये जो 3 पेपर थे ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है। कोई बचा हो तो कमेंट कर देना अगर गलती से छूट गया हो तो, ठीक है। अब देखो आपका लास्ट टॉपिक है कंपेरेटर यूजिंग ऑप एम्प, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, सिलेबस का पेपर में नहीं आया है, लेकिन मैं करा रहा हूँ, मुझे लगता है इस बार आ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली पूछेगा शॉर्ट नोट अबाउट कंपेरेटर, या फिर व्हाट इज कंपेरेटर यूजिंग ऑप एम्प, तो आपको कैसे डिफाइन करना है कंपेरेटर, कंपेयर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कंपेयर करेगा आपके दो वोल्टेज को, ठीक है। जैसे कि आप कोई दो जने रेस कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करना है, कौन पहले जीत रहा है, कौन, या फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है आपको, जैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप कंपेरेटर का यूज़ करते हो, ठीक है। अ कंपेरेटर इज अ सर्किट दैट कंपेयर्स टू वोल्टेज और करंट एंड आउटपुट अ सिग्नल और सिग्नल में बहुत दिक्कत होती है, सिग्नल इंडिकेटिंग विच इज लार्जर, ठीक है, और वो जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो बताएगा कि भाई कौन सा लार्ज है। अब इसकी कंडीशन बताऊंगा कि कौन कैसे बताएगा। तो देखो व्हेन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज कंपेरेटर इट टिपिकली ऑपरेट विदाउट फीडबैक। तो यहाँ पर कोई भी फीडबैक का सीन नहीं है, मतलब आपका जो फीडबैक रजिस्टर है वो नहीं लगेगा, ठीक है, इसके अंदर। कंपेरेटर आर कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज होता है, लेवल डिटेक्टर में यूज होता है, ऑक्सीलेटर में यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन हो गई, कैसे कैसे काम करता है वो हो गया, और क्या होता है वो हो गया, ठीक है। कंपेरेटर का समझ में आ गया। अब देखो इसका सर्किट, ये होता है इसका सर्किट, बिल्कुल बेसिक सर्किट है। यहाँ पर ये वाला जो वोल्टेज है और ये वाला जो वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज क्या होंगे, यहाँ पर कंपेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया वोल्टेज रेफरेंस, ये हो गया वोल्टेज इनपुट, ठीक है। इन दोनों वोल्टेज को ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। देखो सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है, ये R1 है, ये R1 है, ये भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रही होगी, यहाँ पर आपका क्या है, पावर सप्लाई है, और यहाँ पर आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। सो देखो वी डी इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है।
ये ऐसे ऐसे कंपेयर करेगा V1 माइनस V2, और जो आपका ये इनपुट हो गया ये रेफरेंस हो गया। अब अगर VD की जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यू है V इनपुट की अगर बड़ी है V रेफरेंस है, मतलब कि अगर इस वाले की वैल्यू इस वाले से बड़ी है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आता है तो आपको समझ जाना कि ये वाले की वैल्यू इस वाले से बड़ी है, ठीक है। अगर इस वाले की वैल्यू इस वाले से छोटी है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो V सैचुरेटेड कितना किस में आएगा, नेगेटिव ग्राफ में आएगा। जैसे ग्राफ होता है ना, तो एक तो पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है। तो अगर वैल्यू यहाँ आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो ये बड़ा है, ठीक है, और अगर ये लार्जर है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, तो ये क्या है, स्मॉलर है। यही होता है कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, सच में आप एक कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट में समझाने की, या फिर अगली वीडियो में उसे और इंप्रूव करने की, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें करा दी हैं, और ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सो आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज यार अच्छा सा कमेंट करके जाना आपको कैसा एक्सप्लेनेशन लगा। और यहाँ पर आपकी यूनिट 3 फुल्ली कंप्लीट हो गई विथ सिलेबस, विथ 3 PYQ, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस क्या करना है, प्लीज मल्टी आइटम्स और मल्टी आइटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोनों पर बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आता है, ठीक है। और आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ से आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप इस नोट्स की मतलब PDF परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज़ बस मेहनत करते रहो, बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।